अपनी बात कहे कमर के अनुमेशी सेंट्रल कमेटी को लाल सलाम, CIT को लाल सलाम, कोटा जिला कमेटी को लाल सलाम, कमर के उमेश जिंदाबाद, कमर बाबू सिंह सत्तावत जिंदाबाद, मजदूर एकता ने दी ललकार, CIT ने दी ललकार, कोटा कलेक्टर हाउस में हो, कोटा सरकार हाउस में हो, साथी बनवर सिंह जी और मंच पर उपस्थित सभी साथियों और 100 दिन से ये हड़ताल में भाग लेने वाले सभी साथियों को अपनी तरफ से और CIT की राष्ट्रीय केंद्र की तरफ से क्रांतिकारी अभिनंदन देना चाहता हूं। अभी आप लोग तो 100 दिन से यहाँ पर धरना बैठा है, मगर आपकी लड़ाई तो 27 साल की है ना? आपको भी बोलना है हमारा साथ, केवल यहाँ से बोली नहीं होता जी। 27 साल से लड़ रहे हैं कि नहीं? लड़ रहे हैं ना? ठीक है। हम क्या मैं गलत फहमी पे हूँ? नहीं, क्योंकि कुछ लोग तो बोल नहीं रहा पा रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग समझे कि अरे यार ये तो 100वीं दिन था, 100 दिन से हम यहाँ आ रहे हैं, ये क्या कोई दिल्ली से आके बोल रहे हैं 27 साल। शायद यहाँ जो बैठी है बहन, उसका उम्र 27 साल है क्या? है क्या? है, हाँ जनवरी महीने में महामंत्री है। हाँ वो तो ठीक है, मगर कितना है उम्र आपका? 29। अच्छा ठीक है। उसका मतलब है जब ये बहन 4 साल की थी तब से लड़ाई शुरू हुई है। 2 साल की, हाँ 27 साल ना, हाँ 29, सॉरी 29, 29 बोले तो 29। ये क्या होता है, हम तो कन्नड़ बोलने वाले हैं, हिंदी तो सीखने शुरू किया है हम 3 साल से दिल्ली में आने के बाद। हाँ इसीलिए 29 मतलब तो जब वो 2 साल की थी ये बहन, उस समय से आपकी लड़ाई जारी है। तो बहन जी की तो शादी हो गई, बच्चे भी हो गए, फिर भी हमारा मामला हल नहीं हुआ है। अगर इससे क्या मालूम होता है हमें, क्या ये देश में कोई सरकार जिंदा है? जिंदा है क्या? अगर वो जिंदा होता तो 27 साल से हमें क्यों लड़ना पड़ता था? ये मुख्य मुद्दा है हमारे सामने। ये सरकार तो हमारा ही है, हमने बनाया है। 27 साल में शायद 5 सरकार आ गए राजस्थान में, केंद्र में भी 5 सरकार आ गए। वाजपेयी जीता है ना, जब आपका वो एग्रीमेंट हुआ 2002 में, वो तो अटल जी था, अटल बिहारी वाजपेयी, उनका नाम के साथ ही मिला हुआ था अटल। अब हमारा लड़ाई भी अटल ही हो गया है ना? हुआ कि नहीं? उस दिन से अब तक हम लड़ रहे हैं, मगर यहाँ का जो भी राजस्थान का सरकार हो या केंद्र में जो भी सरकार हो, वो ये मामले को हल करने के लिए तैयार नहीं। क्यों? ये मुद्दा, ये मुद्दे के बारे में बात करने से पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं, आप सही उत्तर दीजिए। यहां पर जो मौजूद है, आपके अंदर कितने लोग हैं जो 58 साल उम्र के अंदर है? 58 ईयर से अंदर, 58 साल से कम कितने लोग हैं? कोई नहीं है। ये तो आप मजदूर थोड़ी थे, हाँ जेके के मजदूर थोड़ी थे, उनके परिवार वाले हैं आप, हाँ नहीं वो समर्थन करने वाले जनवाद महिला सभा का। अच्छा चलिए, अभी देखिए यहाँ जो हम बैठे हुए हैं सभी लोग 58 साल के ऊपर के उम्र वाले हैं। राजस्थान के ये जो कानून है, ये कानून बोलता है सभी इंडस्ट्रियल फैक्ट्रियों में या कोई भी हो कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट में रिटायरमेंट का एज होता है 58 साल। उसका मतलब है
27 साल से आप लड़ रहे हो, अपना रिटायरमेंट का उम्र भी हो गया, फिर भी ये लोग हमारा मसला को हल नहीं कर रहे। समझिए, इसलिए मैं बोला कि हमारे सामने एक प्रश्न आता है कि क्या यहाँ का जो भी सरकार है, दिल्ली में बैठे हुए या जयपुर में बैठे हुए, वो जिंदा है कि नहीं? जिंदा है क्या? अरे जोर से बोलो ना, जिंदा है क्या? जिंदा है क्या? हाँ, इतने सारे सरकार देखिए, 5-5 सरकार, वो सभी जिंदा होते हुए भी हमारे मुद्दे के लिए मरे हुए थे। कि नहीं? मरे हुए थे ना। वो लोग जो शासन चलाने वाले अधिकार में बैठे थे, वो मरे हुए थे, इसीलिए हम मर रहे हैं। यहाँ पर जिंदा रहते हुए भी हम भी मर रहे हैं। ये मामला, जेके को जमीन दिया गया, कब दिया गया था जमीन? कब? 1959 को। उस समय में मैं भी पैदा नहीं हुआ था। मैं पैदा हुआ 69 में, हाँ 69 में, 10 साल बाद 59 में जमीन दिया गया। जो जमीन दिया गया था, कितना जमीन है वो आपको मालूम है, मुझे बोलना नहीं है। 200, हाँ 71 की 71, ओके, 271 एकड़ जमीन दिया गया। उसको वो जमीन देने से पहले वो जमीन किसका था? किसका था? किसानों का। हम कौन थे उस समय में? हमारा परिवार वाले कौन थे? हमारा बुजुर्ग कौन थे? अरे जोर से बोलो ना, कौन थे? अरे हमारा जो बुजुर्ग थे, चाहे वो नाना हो, पापा हो, मामा हो, हमारा ही फैमिली के लोग थे जो खेती बाड़ी करते थे, उनसे जमीन लिया गया और ये बोल दिया गया कि ये जमीन में कोई जेके वाला है, वो फैक्ट्री लगाएगा, आपके बच्चों के लिए वहां नौकरी मिलेगा। यही बोल दिया गया ना? बोल दिया कि क्या? नहीं बोला कि नहीं? है ना? अगर मैंने देखा है, घर में जो मुर्गी था, वो 4 अंडा दिया था उस समय में। भाई ने 3 अंडा ले लिया, दूसरे भाई को 1 अंडा दे दिया। ये कैसे हो सकता है? मुझे भी 2 अंडा चाहिए, ये बोलते हैं ना? सही है। बोलते कि नहीं यार? बिल्कुल सही है। अरे यार, आपस की भाई के साथ इतना लड़ते हैं, ये जेके के साथ क्यों राजी होना हमें? ये अराफत के साथ क्यों राजी होना हमें? हमारा हिसाब लेके ही रहेंगे, ये बोलना उनको। ये बोलने के लिए मैं बोला है, सब कुछ लेते ही रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। चाहे कितने भी सरकार बदल जाए, चाहे भी कितना भी कलेक्टर बदल जाए, हमारा लड़ाई रोकने वाला नहीं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं यार। महाभारत का पाठ तो सुना है आपने? सुना है कि नहीं? क्या हुआ उसमें? वही है, पांडवों को उनका जो हक था वो देने के लिए कौरव लोग तैयार नहीं थे। तैयार थे क्या? नहीं थे। कोई शकुनी था, जैसे हमारा सरकार लोग होते हैं ना आजकल। बिल्कुल सरकार। कोई शकुनी था जो उनको हरा दिया, हरा के उनको वनवास पर, अज्ञातवास पर भेज दिया, कुंती की बेटों को, है ना? आज भी कुछ शकुनिया हैं जयपुर में बैठे वाले, दिल्ली में बैठे वाले, जो जेके के साथ, अराफत के साथ मिलके, ये कौरवों के साथ मिलके, ये अग्रीमेंट, कानून, कोर्ट कचहरी के नाम पर हमें कितना साल से? 27 साल से। अरे पांडवों का तो 14 साल का था। 27-28 हो गए कॉमरेड।
हमारा 28 साल। अरे बोलो यार, हमारा 28 साल। 27 साल है ना? हम क्या कोई राम जी से कम है? हाँ? राम जी का तो वनवास कितना साल का था? 14 साल का। राम जी का? हाँ? राम जी का 14 अरे पांडवों का 14 था, राम जी का भी 14 था। अच्छा चलो, राम जी का भी 14 था। वो भी अपने बेचारी सीता के साथ गए, पूरा 14 साल रहे, बाद में वापस आए। जय श्री राम बोलने वाले रामायण से तो कुछ ना कुछ सीखो यार। श्री कृष्ण के लिए जन्मस्थल को विमोचन करने के लिए गद्दी पर बैठे वाले वो श्री कृष्ण का कुछ ना कुछ सुनो यार। पांडवों ने 14 साल वनवास किया, उनके साथ रहा श्री कृष्ण। हम 27 साल से वनवास कर रहे हैं, हमारा साथ क्यों ना हो तुम दिल्ली में बैठे हुए बंदे? ये पूछ रहे हैं। मगर जब भी मौका मिलता है क्या बोलते? देखो अयोध्या में क्या बना हुआ हूं मैं, देखो मथुरा में क्या होगा, बोलते हैं ना? अरे यार, अयोध्या मथुरा को रखो, ये बोलो कोटा में जेके की जमीन पे क्या होगा, बोलना कि नहीं? अरे यार बोलो ना, बोलो। रामायण में भी जमीन का मुद्दा था, हस्तिनापुर का। महाभारत में, रामायण में अयोध्या का। अब हमारा काल के कलयुग में कोटा का जेके का जमीन का मुद्दा है भाई। तुम बोलो अब किसके साथ हो तुम? पूछना कि नहीं? बोलो ना, पूछना कि नहीं? हम यही बात पूछ रहे जयपुर में रहने वाले जो भी हमारा शर्मा जी है ना मुख्यमंत्री, उनसे हम पूछ रहे हैं, यही बात हम पूछ रहे हैं हमारा लोकसभा का माननीय सभाध्यक्ष ओम बिरला के साथ। यही बात हम पूछ रहे हैं मोदी जी के से। आप किसके साथ हो? क्या आप राम के साथ हो, पांडवों के साथ हो, या कौरव जेके और अराफत के साथ हो? ये पूछना है कि नहीं? बोलना, पूछना है कि नहीं? पूछना है ना। और हमारा जो मुसलमान भाई है, उनका पैगंबर जी का एक ये है, उसमें क्या बोल दिया गया है? कोई अगर मजदूर काम करेगा, जब तक उसका काम से निकलने वाले पसीना सूख ना जाते, तब तक उसका मजूरी देना है। के किसने बोला है? पैगंबर ने बोला। अरे यार, कुरान के हिसाब से ले लो, महाभारत के हिसाब से ले लो, रामायण के हिसाब से ले लो, या बाइबल के हिसाब से ले लो, न्याय तो हमारा पक्ष में है। मगर न्याय ना दिलाते हुए आप लोग वो गद्दारों के साथ मिले हुए हो। न्याय हमारा साथ है, हमें न्याय ना दिलाने के लिए आप उनके साथ रहे हो। ये मुद्दा। उसी समय में मैं ये और एक बात को याद दिलाना चाहता हूं मोदी जी को। आपने तो अयोध्या में भाषण करते हुए क्या बोला? अब के बाद देव से देश चलेगा। हाँ, ये बोले थे। अगर वो देव से देश चलाना हो तो श्री कृष्ण परमात्मा ने जो बोला ना, वो मान लो। पांडवों के साथ रह जाओ। उस समय में 5 थे, अब हम 100, 1000, 100, 1100 है। श्री कृष्ण 5 लोगों के लिए इतना सारा किया, 1100 लोगों के लिए आप क्यों ना कुछ भी नहीं कर रहे हो? ये मानना कि नहीं? पूछना कि नहीं? अरे यार बोलना, पूछना कि नहीं?
जब तक आप पूछेंगे नहीं ना तब तक वो सुनेंगे नहीं। पूछता कि नहीं? अरे जोर से आवाज दो ना, पूछता कि नहीं? पूछता है ना। ये पूछ रहे हैं हम 100 दिन से यहाँ बैठ के, मगर ये सुन नहीं पा रहे हो। फिर भी मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये जो सरकार वहां बैठा हुआ है, उन्होंने क्या कर रहे हैं? जो आपके पक्ष में जो आदेश आया है, ये एफआईआर का बना दिया। 2016 में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के एक नया कानून बनाया। वो कानून बनाते समय में यही आपका कोटा का संसद माननीय सभाध्यक्ष जी पार्लियामेंट में अध्यक्षता में थे। वो कानून क्या बोलता है? अगर कोई ऐसे सिख इंडस्ट्रीज हो जो बैंक से कर्जा लेता है, बैंक से कर्जा लेके उसका जो भी ईएमआई भरना है ना वो भरता नहीं है, तो उस समय में बैंक लोग जा सकते हैं एक कोर्ट को, एनसीएलटी कोर्ट को, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल बोलते हो। वहां अगर जाएंगे आप नहीं जा सकते। कौन जा सकते हैं? मालिक के खिलाफ बैंक लोग जा सकते हैं। बैंक लोग के अगर 4 बंदे हैं बैंक लोग जो उनको 40,000 करोड़ लोन दिया है, कर्जा दिया है, कोर्ट ये सुनवाई करेगा, करके बोलेगा कि क्या है आपका प्रॉब्लम, क्यों ना आप ईएमआई भर रहे हो, कर्जा वापस नहीं कर रहे हो। वो बोल देगा मैं सिख हूं, रोगग्रस्त हूं, मेरा कंपनी में मुनाफा नहीं हो रहा है, मैं कंपनी बंद करना चाहता हूं। उस समय में कोर्ट बोलेगा, कोई रेजोल्यूशन पर्सनल को नियुक्त करेगा, उसको बोलेगा उसका पूरा प्रॉपर्टी कितना है देख लो, ये लिया है बंदा कितना, 40,000 करोड़ का कर्जा। जब वहां जाके जांच करोगे तब मिलेगा आपको कितना, 40,000 नहीं 15,000 करोड़ रुपया। ये 40,000 करोड़ कर्जा दिए वाले बैंकों को कोर्ट बोलेगा, अभी देखो यार तुमने तो 40,000 करोड़ दिया था मगर वहां बचाए केवल 15,000 करोड़। आप लोग 4 बंदे हो, 40,000 करोड़ को छोड़ दो, ये 15,000 को बांट अपने आप। उस समय में अगर हम जाएंगे मजदूर कह कि हमें, अरे यार तुम तो फैक्ट्री को बंद कर रहे हो, मेरा अभी बंद करते समय में क्लोजर कंपेंसेशन मिलना है कि अगर हम जाएंगे वो कोर्ट को, वो कोर्ट बोलेगा ये कानून में फैक्ट्री क्लोजर होने के बाद जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में है ना 15 दिन का मिलना है आपको क्या कंपेंसेशन, वो जारी नहीं होगा। ये है मोदी का जमाने का नया कानून। आपका मुकदमा चला ये कानून बनने से पहले, बच गए आप, समझे, बच गए आप, क्योंकि आपका मुकदमा चला है कानून बनने के बाद पहले। अगर ये कानून बनने के बाद 2016 के बाद अगर आप जाए होते ना, ये भी नहीं आपके साथ में रहता था। ये जो भी आदेश है आपके पास है ना, जो सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है ना, आपका जो भी एफआर ने बोला है उसको लेने के लिए आप कानूनी कार्रवाई करो, वो भी नहीं बोलते थे। क्यों? ये नया कानून जो होता है, नया कानून में केवल ग्रेच्युटी मिलता है। अगर आपके पास कोई लीव हो, लीव को एनकैश करने की बचा हुआ था, बकाया था, वो मिलता है और कुछ नहीं मिलता। बाल बाल बच गए, कानून आने से पहले हमारा मुकदमा चला। इसीलिए हमारा हाथ में एक आदेश है ये एफआईआर का, और सुप्रीम कोर्ट ये बोला है ये एफआईआर का आदेश जो है उसके बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे, उसके अधिकार आपको है, हक आपको है, आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हो। बस समझा करो, ये सरकार किसके साथ में है। पूरे के पूरे कानून को ही बदल दिया, सिख इंडस्ट्रीज का कानून को, पहले जो था उसको। हमारा जो हक था, अधिकार था, फैक्ट्री बंद होते समय में कोई दूसरे कंपनसेशन लेने के लिए या कोई नया बंदा जो उसको खरीदेगा, चलाने के लिए आगे आएगा, उसके पास भी काम करने का जो भी हमारा हक था, अधिकार था, उसको भी छीन दिया।
नया कानून के जरिए जो भी बंदा नया आएगा अराफत जैसे कोई भी दूसरे फैक्ट्री को, वो ये बोल सकता है मैं आपको नहीं ले पाऊंगा, आपको लेने की जो भी जिम्मेदारी मेरा नहीं है, नया कानून के जरिए ये बोल सकता है वो नया कानून में। मगर आपका मुकदमा चला ये नया कानून आने से पहले, मोदी सरकार आने से पहले। मोदी सरकार तो आया 2014 में, आपका मुकदमा शुरू हुआ कब? 2010 के अंदर, है ना? ये है मुद्दा। अगर उस समय में हम मुकदमा नहीं चलाते थे, उस समय में हम ये एफआईआर से एक आदेश निकलवा नहीं देते, अब जो हमारा यहाँ बैठने की जो अधिकार है, हक है, वो कानून को जारी करो के वो आदेश को जारी करो के ये हक और अधिकार भी हमारा नहीं होता। इसको हम बोलते हैं इस देश में पूंजीपति लोगों के लिए और अमीर लोगों के लिए कानून को बदलने की सिलसिला शुरू कर दिया है इन्होंने। जैसे ही ये हमारा प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बनने के बाद एक पहला बयान दिया, क्या है? इस देश में कानूनों की जंगल राज चल रहा है। ये कानूनों की जंगल राज में मालिक तो भेड़ बकरी जैसे है, और ये जो मजदूर है ना वो तो कैसे सिंह जैसे, शेर जैसे, वो भेड़ बकरी मालिकों को खा रहा है ये मजदूर। इसलिए जंगल की जो भी कानूनों की जंगल राज है उससे भारत देश को मुक्त कराना चाहता हूं मैं, इसलिए हर एक कानून को बदल रहा है। इसीलिए जो सिक्की इंडस्ट्रीज का कानून था, मजदूरों के पक्ष में कुछ ना कुछ पैसा देने वाला कानून था, उसको भी बदल दिया। बदल के उसके जगह पे ये एनसीएलटी लेके आ गया। पहले तो उसमें ग्रेच्युटी देने की भी सहूलत नहीं था। हम जब मजदूर सुप्रीम कोर्ट गए, ये कानून जो बनाया गया है 2016 में, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कानून, उसमें हमारा ग्रेच्युटी हक बनता नहीं क्या? तब सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, उनको ग्रेच्युटी का अधिकार है, उससे आप इनकार नहीं कर सकते हो। बोनस का अधिकार है, अगर ना दिया हो तो उससे आप इनकार नहीं कर सकते हो। और उनका पीएफ का अधिकार है, उससे आपको इनकार नहीं कर सकते हो। अगर उनके पास कोई जमा हुआ लीव हो, उसको एनकाश करने की उनका अधिकार है, उससे आप इनकार नहीं कर सकते हो। तब सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन से ये कानून में संशोधन आया कि मजदूरों का ग्रेच्युटी और लीव वेजेस और बोनस का अधिकार है के। मगर पार्लियामेंट में जो बनाया गया था कानून, वो कानून में ये अधिकार नहीं दिया गया हमारा पार्लियामेंट। ये मुद्दा है। ऐसे ही क्या कर दिया 2019 में हमारा जो भी वेजेस के बारे में, मजूरी के बारे में कानून था ना इस देश में, वो सबको तोड़ के कोड ऑन वेजेस बना दिया। अगस्त में 2019 में कोड ऑन वेजेस बोलते हैं, उसमें कोड ऑन वेजेस, मजूरी का संहिता। जब इस देश में कानून बना, संविधान रचाते थे, उस समय में इस देश की संविधान रचाते समय में पार्लियामेंट बहुत बहस हुआ। बाबा साहेब अम्बेडकर थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, राजेंद्र प्रसाद थे, बहुत बड़ी हस्तियां थे उस समय, नेहरू थे। उस समय में हमने हमारी तरफ से को जो राय रखा गया, देखिए ना आप इस देश में मजदूरों के लिए क्या मजूरी होना है वो तय करो। उस समय में ये चर्चा होके देश की संविधान रचाते समय में ये राय पर आया पूरा देश के संविधान रचाने वाले सभा ने कि अभी हम न्याय सम्मत वेतन या जीवित वेतन को कानून नहीं बना सकते, क्योंकि अभी हमें स्वतंत्र मिला है। इसलिए हम न्यूनतम वेतन के लिए कानून बनाएंगे। समझे आपने? न्यूनतम वेतन कैसे तय करना है उसके बारे में हम कानून बनाएंगे।
इसीलिए उस समय में 15वीं इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस रखा। इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस में मालिकों को भी बुलाया, मजदूरों को भी बुलाया, सरकार भी थे, सभी आम सहमति से ये बनाया गया न्यूनतम वेतन को कैसे तय करना। उस समय में तय करते समय में ये नतीजे पर पहुंचे पूरे देश कि अगर कोई मजदूर इस देश में काम करेगा उसको न्यूनतम वेतन से कम मजदूरी कभी भी कहीं भी नहीं देना पड़ता है। अगर कोई न्यूनतम वेतन से कम न्यूनतम वेतन देने वाला ताकत ना हो किसी मालिक को, वो मालिक को फैक्ट्री चलाने का अधिकार ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया। वो न्यूनतम वेतन का फॉर्मूला क्या था? न्यूनतम वेतन का फॉर्मूला था अगर मैं काम करूंगा मेरे साथ मेरे बीवी और 2 बच्चों के लिए एक दिन बच के रखने के लिए हम अपने आप को 2700 कैलोरी का आहार लेना है, कुछ कपड़े चाहिए, कुछ रहने के लिए मकान चाहिए। इसके लिए जो मार्केट में जो भी दाम होता है उसका गिनती करते हुए न्यूनतम वेतन को तय करना है कि वो समय में तय हो गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये जो फार्मूला आपने निकाला है उसमें बच्चों की पढ़ाई का कुछ नहीं है। उनको रिटायर होने के बाद, उनका रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे ये लोग? काम करने की क्षमता थोड़ी रहती है उसके देश में, उसके लिए कुछ नहीं है। अगर वो रोगग्रस्त हो जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे, अस्पताल जाने के लिए क्या है उसमें? केवल खाने के लिए, कपड़े के लिए और मकान के लिए रखा है। तब सुप्रीम कोर्ट ने बोला खाने के लिए, कपड़े के लिए, मकान के लिए अब 4 लोगों के अगर आप आंकड़ा निकालेंगे 100 रुपया हो जाएगा ना, उसके ऊपर 25 रुपया डाल के न्यूनतम वेतन को सूचित करना है। ऐसे आया न्यूनतम वेतन। उसके बाद अंबेडकर और नेहरू ने बोला संविधान की जो भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज है उसके अंदर हम ये जीवित वेतन और न्याय सम्मत वेतन की मुद्दा रखेंगे। आगे आने वाले सरकार का जिम्मेदारी बनता है जीवित वेतन के लिए कानून बनाना और न्याय सम्मत वेतन के लिए कानून बना के 75 साल हो गए, अब तक कोई भी सरकार उसके बारे में बात नहीं कर रहा है। मगर 2019 में जब ये कोड ऑन वेजेस लाया उस समय में न्यूनतम वेतन था, उसके ऊपर न्याय सम्मत वेतन, उसके ऊपर जीवित वेतन था, ऐसा था। दिया मोदी जी और एक आविष्कार करके निकाल के आया, क्या है? न्यूनतम वेतन तो नीचे के स्तर का था, उसके नीचे और एक लेके आ गया, वो बोलता है नेशनल फ्लोर लेवल मिनिमम वेतन। क्या है? जमीनी स्तर का न्यूनतम वेतन। ये मोदी जी का आविष्कार है। कितना है जमीनी स्तर का न्यूनतम वेतन? वो उसको वो फॉर्मूले के जरिए आंकड़ा नहीं निकालते, सरकार तय करता है। कितना? एक दिन के लिए 174 रुपया। कितना? अरे यार बोलो ना, कितना? 174 रुपया। ये मोदी जी का आविष्कार है। 174 रुपया जमीनी स्तर की न्यूनतम वेतन बोल के निश्चित करते हुए बाद में बोलते बोलो भारत माता की जय। ये है, इसीलिए हमने बोला एक कोड ऑन वेज उसको जारी करने के लिए हम छोड़ेंगे नहीं आपको, कुछ भी हो जाए। अरे यार अगर मैं काम कर रहा हूं, केवल मेरे बीवी और बच्चों का देखभाल करने मेरा अधिकार जिम्मेदारी नहीं है, मेरे माँ बाप को क्या करूं मैं? अगर न्यूनतम वेतन को आप निश्चित करने वाले हो, वो फॉर्मूला में माँ बाप को भी मिला हो, पूछता कि नहीं? हमें पूछता कि नहीं है यार? पूछता है ना? अरे 75 साल पहले जब आप न्यूनतम वेतन के कानून रचाते थे उस समय में ये ताकत नहीं था भारत देश में, मगर अब तो ताकत है। स्वतंत्र का अमृत महोत्सव तो बना रहे हैं, अभी अमृत काल में है ना? देखो अमृत पी रहे हैं ये धूप में, हम सब पी रहे हैं ना, जो पसीना आ रहा है। हमारा निर्मला सीतारामन वित्त सचिव ने बोल दिया आगे आने वाले 25 साल अमृत काल देश में हर बंदा मालो माल। कौन माला माल बना? अराफत, जेके, बिरला, टाटा, अंबानी, अदानी। हम यहाँ बैठ के धूप से मालो माल बन रहे हैं, है ना? 100 दिन से 27 साल से लड़ रहे हैं,
हमें कुछ नहीं मिल रहा है, ये अमृत काल है। लेकिन कैसे कानून बनाया, इसीलिए 2020 जनवरी में पूरे देश में आम हड़ताल बन के उसको जारी करने से रोका हमने। उसके बाद 2020 में और 3 कानून लेके आए। इस देश में जो भी कानून था 29 कानून उसको रद्द करते हुए 4, वो पहला जो बोला मैंने कोड ऑन वेजेस, उसके बाद इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, उसके बाद सोशल सिक्योरिटी कोड, उसके बाद ऑक्यूपेशन सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड, ये पूरे के पूरे 4 श्रम संहिताओं को पार्लियामेंट ने अपना लिया। उसके बारे में चर्चा करने के लिए राज्यसभा में हमारा जो भी सीटों का राष्ट्रीय सचिव था एलमरम करीम, उसके बारे में प्रश्न करने के लिए उठा तो उसको सस्पेंड करके राज्यसभा से बाहर करके उसको अपनाया। प्रश्न करने के लिए भी नहीं छोड़ा हमें। केवल हमारा राष्ट्रीय सचिव को नहीं, इंटक का, आईटक का, जो भी श्रम श्रमिक संगठनों की नेता लोग थे राज्यसभा में, उन सबको सस्पेंड करते हुए वो कानूनों को अपनाया। 2019 आपने पहला कोड लाया, 2020 तीसरा 3 कानून भी लाया। अब तक कितने साल हो गए? कितने हुए? बोलो ना, कितने साल हुए? 5 साल से जारी नहीं कर पाया। कौन? 56 इंच की? हाँ। अरे यार, इतना ताकतवर मजबूत सरकार है आपका, लोकसभा में इतना बहुमत है आपको। रात में अगर आप सोचोगे तो सुबह तक कोई भी राज्य सरकार को तोड़ मड़ोड़ करके दूसरा नया सरकार बनाने की ताकत है आपके पास। रात में 8 बजे के आते हो, टीवी पर बोल देते हो कल से ये नोटबंदी हो जाएगा। जो टीवी नहीं देखे थे, सुबह उठ के वही 10 रुपया लेके चाय पीने के लिए गया, चाय दुकान वाले बोलते हैं ये नोट नहीं चलेगा। अरे यार क्या हो गया? नोटबंदी हो गया। रात 8 बजे को आदेश करके 12 बजे से नोट बंद करने की ताकत है। रात 10 बजे को टीवी पर आते हो और बोलते हो कोरोना महामारी से लड़ना है हमें। हाँ? कल सुबह से पूरे भारत देश लॉकडाउन हो जाएगा। लॉकडाउन कर दिया। उस समय में बोला था महाभारत के युद्ध को भी 17 दिन में जीता था श्री कृष्ण परमात्मा, हम भी कोरोना से जीत जाएंगे 17 दिन। बोल दिया था ना? बोला कि नहीं? अरे इतना ताकतवर सरकार है आपका। रात में 10 बजे को बोलते हुए सुबह 5 बजे से पूरे के पूरे 140 करोड़ लोगों को घर के अंदर बंद करके रखने की ताकत है आपके पास। मगर 6 साल हो गए आपके संसद ने पास किए हुए श्रम संहिताओं को जारी नहीं कर पाया। क्यों? ताकत कितना भी हो, मजदूरों की ताकत बहुमत रास्ते पर है इस देश में। जब किसान मजदूर मिल जाता है आपके ताकत से 100 गुना बढ़ जाता। इसलिए 6 साल हुए अब तक जारी नहीं कर पाया आपने। अभी 23 को हमारा देश का श्रम सचिव डॉक्टर मनसुख मांडविया जी एक मीटिंग बुलाया था, मैं भी गया था। उसमें अपने आप बोलना शुरू कर दिया। आप चिल्लाते हो, धरना करते हो, संघर्ष करते हो, बंद करते हो। अप्रैल 1 तारीख से हमें श्रम संहिताओं को जारी करना था, मैं रोक दिया हूं और भी रोकूंगा, देखेंगे कितना चिल्लाओगे आप चिल्लाओगे, ये बोलते थे। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है जब मजदूर इकट्ठा हो जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं, उनके साथ किसानों की ताकत मिल जाता है। कितना भी ताकतवर हो सरकार, उसको हिला सकते हैं हम, उसको रोक सकते हैं। ये हमारा ताकत। इसीलिए 27 साल से लड़ रहे हैं। ये 27 साल से लड़ने वाला ताकत आपको नहीं है, सरकार चलाने वालों को और मालिकों को, मगर हमको है। क्योंकि पसीना बहाना हमारा कोई नया नहीं है। हाँ, पैदाइश मजदूर का ये जिंदगी का बात बन गया है कि पसीना बहाना हम बहाते हैं। हमारा किसान भाई
वो कोरोना महामारी के काल में भी दिल्ली के अंदर घुसने नहीं दिया आपने। दिल्ली के बॉर्डर में बैठे, वो ठंड में बैठे, वहां पे कितना ठंड था, 100 लोग शहीद हो गए ये संघर्ष में, ये संग्राम में, फिर भी वापस नहीं गया। यही मोदी को घुटने पर बैठना पड़ा, वो 3 काला कृषि कानून को वापस लेना पड़ा कि नहीं? ये किसान की ताकत, ये मजदूर की ताकत है। 6 साल से हमें उसे जारी करने नहीं दिया। इसके बीच जब हम ये श्रम संहिताओं को जारी करने नहीं छोड़ रहे, तब और एक कानून में संशोधन लेके आ गया। क्या है ये? जो हमारा क्रिमिनल कानून था, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, उसमें भी बदलाव लेके आ गया। बदलाव लाते हुए क्या बोला है? इस देश में जो ब्रिटिशों ने लाया था कानून, वो कानून में चर्चा करना, प्रदर्शन करना कोई गुनाह नहीं था। वो हमारा हक के लिए, अधिकार के लिए करते थे। अब क्या कर दिया? वो भारतीय न्याय संहिता में धारा 111 लेके आया, उसमें ये बोल दिया गया है संगठित अपराध। क्या संगठित अपराध है? उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में पूरी सिंह के एक हमारा मजदूर नेता था, वहां चूड़ियां बनाने वाले फैक्ट्री में डीए नहीं दिया था। अक्टूबर 1 तारीख से डीए दिलवाने की जिम्मेदारी था वहां का असिस्टेंट लेबर कमिश्नर का। उसके पास गया, केवल सीटू वाले नहीं गए, सीटू वाले, हाईटेक वाले, बीएमएस वाले सभी ने गया। बोला हमारा मजदूरों को अब डीए नहीं दिलवा रहे हो, दिलवा दो। और बोला अगर आप दिलवाएंगे नहीं, क्योंकि आप तो असिस्टेंट लेबर कमिश्नर हो, आप तो न्यूनतम वेतन की प्राधिकार हो, अगर आप नहीं दिलवाएंगे जनवरी 8 तारीख को हम हड़ताल पर जाएंगे। जनवरी 7 तारीख को क्या किया? वो बोरी सिंह को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गिरफ्तार किया। 11:30 बजे को पुलिस स्टेशन लेके गया। असिस्टेंट लेबर कमिश्नर से एक कंप्लेंट दिलवाया कि ये संगठित अपराध कर रहा है। देखो, धरना करना क्या संगठित अपराध होता है? डीए के लिए मांग रखना, कानूनी जो हमारा अधिकार है, वो संगठित अपराध हो सकता है। वो दर्ज कर दिया। बाद में कोर्ट में गए तो कोर्ट में जज बोलता है ये संगठित अपराध का नया धारा है, पहले बार आया है, इसमें बेल नहीं दे सकते हम, क्योंकि नॉन बेलेबल है। समझिए ना। 7 तारीख जनवरी को उसको गिरफ्तार किया, फरवरी 1 तारीख तक बेल नहीं मिला था उसको। ये है संशोधन उन्होंने लाया। उनको मालूम है हम गणना करेंगे, हमारे हक के लिए लड़ेंगे, इसके लिए हमको डराने के लिए धारा 111 लेके आ गए हो। मगर हम बोलते हैं धारा 111 लेके आओ या हम सबको जेल में बंद कर दो, हमारी लड़ाई को रोक नहीं सकते हो, चाहे कुछ भी हो जाए, ये बोलना है। अभी क्या हुआ? जब मैं यहाँ बैठा था, हमारा यूपी उत्तर प्रदेश का टीटू का महासचिव ने फोन किया था। क्या है ये? धारा 111 के आधार पर पूरी सिंह को गिरफ्तार करके जेल में रखने के मामले में जो आंदोलन हम चला रहे थे, परसों वहां का डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट ने मीटिंग बुलाया है। वो असिस्टेंट लेबर कमिश्नर जो कंप्लेंट दिया था ना, उसके ऊपर जांच कमेटी बिठा दिया है। वो जांच कमेटी ने हमको बुलाया है, हमारा ये जो राय है उसको पेश करने के लिए। अभी सर्कुलर आया, नोटिस आया है, देख लीजिए क्या बोल रहे थे। उसका मतलब क्या है? एक पूरी सिंह को अंदर कर सकते हो, मगर पूरे देश में हजारों लाखों हक के लिए, अधिकार के लिए लड़ने वाले मजदूर नेता है, क्या सभी को अंदर कर सकते हो? ये हमारा सवाल है सरकार के सामने। नहीं कर सकते। और इसके बीच एक और ये माहौल बना रहा है, धरना प्रदर्शन करना, हमारा अधिकार के लिए लड़ने वाले, हमारा अधिकार को भी आप क्रिमिनलाइज कर रहे हो, और दूसरे ओर मालिकों की जो भी कारनामा था उसको डीक्रिमिनलाइज कर रहे हो। क्या है मतलब? आप तो फैक्ट्री में काम करने वाले हैं, आपको मालूम है बॉयलर क्या होता है? बॉयलर था ना आपके फैक्ट्री में, था कि नहीं? हाँ ना। जो बॉयलर को लगाता है मालिक,
फैक्ट्रीज एंड बॉयलर्स डायरेक्टरेट से उसको परमिशन लेना पड़ता है। जब भी फैक्ट्रीज डायरेक्टर फैक्ट्री के अंदर घुस के उसको इंस्पेक्शन कर सकता है, क्योंकि फैक्ट्रियों में एक्सीडेंट होता है बॉयलर से गैस लीक होने से, बस्ट होने से मजदूरों की जिंदगी चला जाता है। इसीलिए फैक्ट्रीज के अंदर बॉयलर का इंस्पेक्शन करने का सरकार का अधिकार था। अभी पिछले बार क्या कर दिया, जनविश्वास शासन लाके फैक्ट्रीज में बॉयलर लगाते समय में अगर वो कुछ एक्सीडेंट हो जाएगा, एक्सीडेंट होते पर फैक्ट्री के मालिक को कारावास का सजा था। अभी उस कानून में संशोधन लाके कारावास सजा को निकाल दिया। तो 25,000 का ये था ना फाइन, उसको 5 लाख बना दिया। क्या जेके मालिक को हरापत को 5 लाख देना मुश्किल है क्या? मगर कारावास में जाना तो मुश्किल था। देखो कैसे मजदूर के खिलाफ, मजदूर की जीव के साथ किलोड़ा कर रहा है और मालिक को मदद करना, मालिकों की गुनाहों को डिक्रिमिनलाइज कर रहे हो, हमारे अधिकार को आप क्रिमिनलाइज कर रहे हो। ये सिलसिला जारी है ये सरकार। उसके साथ जब हम मांग रखे हैं, मैं पूछ रहा था हमारा साथियों से, हमारा पार्टी की सचिव से, आपकी मांग का पूरा कुल मिला के कितना होगा? वो बोल रहे थे 500 करोड़। बस अगर 500 करोड़ देने के लिए तैयार हो जाएगा, हम जो भी लोग हैं हमारे बीच में, जो भी हमको रिलीफ मिलना है वो मिल जाएगा। हाँ, हम लेके चले जाएंगे। धरना आंदोलन करना कोई हमारा पेशा है क्या? नहीं ना, हमारा अधिकार मिल जाएगा, हम चले जाएंगे। 500 करोड़ देने के लिए राजस्थान सरकार भी तैयार नहीं है, मोदी सरकार भी तैयार नहीं है, मगर वो जमीन को भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जमीन कितना है? 271 एकड़। 271 एकड़ जमीन पर आपका नजर है, मगर हमारा अधिकार जो 500 करोड़ है वो देने के लिए आप तैयार नहीं है। मगर मोदी जी से मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूं, माननीय सभाध्यक्ष जी ओम बिरला से ये प्रश्न पूछना चाहता हूं, आपने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के नाम पर बड़े बड़े कारपोरेटों की कंपनियों की मालिक को कितना दिया है? ये सैमसंग मोबाइल जो मेरा हाथ में है, ये सैमसंग मोबाइल की मालिक को 1 साल प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के नाम पर 500 करोड़ दिया। मोबाइल प्रोडक्शन देता कौन? मजदूर। खरीदता कौन? हम। प्रोडक्शन देने वाला मजदूर, खरीदने वाला आम जनता, इंसेंटिव लेने वाला कौन? मालिक। केवल सैमसंग मोबाइल को नहीं, आपके हाथ में जो भी मोबाइल है, अगर उसका सेल्स बढ़ जाएगा इस साल से आगे साल में, उसको प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव मिल जाएगा। पूरे के पूरे टोयोटा मालिक को, सुजुकी मालिक को, हल्दीराम भुर्जिया बनाने वाले मालिक को, भुर्जिया खाते हम, प्रोडक्शन देते मजदूर, इंसेंटिव लेता कौन? हल्दीराम की मालिक। एक चॉकलेट बार बनाने वाले ब्रिटानिया लोगों को 1,97,000 करोड़ रुपया दिया है। कितना? अरे आपके मुंह में रहना है। 1 लाख, जोर से बोलो 1 लाख, जोर से बोलो फिर से 1,97,000 करोड़ रुपया इस देश की केंद्र सरकार की खजाने से आपने इस देश की करोड़पति कारपोरेटों को दिया है। हमारा मांग कितना है? 500 करोड़। बोलो जोर से, कितना है? 500 करोड़। ये है मुद्दा। अरे यार, हम तो गरीब है, जो कोटा के लिए दशकों से काम कर रहे हैं ठेके के लिए, हमको 500 करोड़ देने के लिए तैयार नहीं है आपके सरकार। ओम बिरला जी बोलते हैं क्या 300 में चलेगा? अरे यार, हमारे से तो रेडी फैक्ट्री के साथ जो करते हैं ना बार्गेन, ऐसे बार्गेन करते हो। कारपोरेट पूंजीपति के साथ कुछ बार्गेन नहीं करते हो। 1,97,000 करोड़ रुपया दे दिया। चलो, बस ये केवल यही नहीं है, ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव है।
उसके बाद गुजरात के सानंद में सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री लगाने के लिए टाटा को, मुर्गेप्पा को, अमेरिका की माइक्रॉन कंपनी को, ताइवान की कंपनी को, जापान की कंपनी को, 5 कंपनियों को आपने 76,000 करोड़ रुपया दिया है। वो क्या है? पूंजी लगाने के लिए इंसेंटिव। देखो, पूंजी लगाने के लिए इंसेंटिव, प्रोडक्शन करने के लिए इंसेंटिव, बाद में और तीसरा भी है। क्या है? पिछले साल बजट में निर्मला सीतारामन ने अनाउंस किया 2 लाख करोड़ रुपया का एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव। कितना? 2 लाख करोड़ रुपया का एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव। अगर कोई पूंजीपति अपना फैक्ट्री में नए मजदूर को काम देगा, वो मजदूर का रजिस्ट्री हो जाएगा पीएफ में, उसके लिए 1 लाख तक तनख्वाह सरकारी देगा, काम करेगा मालिक के लिए। तनख्वाह देगा कौन? कौन? तो बोलो ना, कौन देगा? सरकार। और काम करेगा मालिक के लिए। मालिक का और मजदूर का दोनों का पीएफ को भरेगा कौन? सरकार। देखिए ना कैसे भारत देश में प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना बनाना है, हमें कौशल्य भारत बनाना है। इसीलिए कौशल को बढ़ावा देने के लिए हम प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना, देखा है आप टीवी में, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना, सभी नौजवान उसके पीछे पड़े हुए। क्या है प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना? इस देश की 500 बड़ी कंपनियों में 5 साल में 1 करोड़ लोगों को स्किल डेवलपमेंट के लिए, स्किल ट्रेनिंग के लिए इंटर्नशिप योजना देना। समझा करो, 5 साल में 1 करोड़, 1 साल में कितने को देना? 20 लाख को। 500 कंपनियों में 20 लाख को देना, तो एक कंपनी में कितना देना? 4,000 लोगों को। अगर देखें कि कोई फैक्ट्री में 4,000 लोग इंटर्न्स आ गया तो नौकर को बचेगा क्या? वहां पे भगा देगा वो, है ना। ये जो इंटर्न्स आएगा ना 1 साल के लिए वहां ट्रेनिंग लेने के लिए, उनको मालिक कुछ नहीं देगा, हमारा देश का सरकार उसको हर महीना 5,000 रुपया देगा। किसको? वो बंदा नौजवान जो हो जाएगा ट्रेनिंग लेने के लिए, उसको देगा इंटर्नशिप स्कीम से पैसा, सरकार से 5,000, मगर काम करेगा वो मालिक के लिए, मालिक कुछ नहीं देगा। समझा करो कैसे? ये सबको मिला के 2 लाख करोड़ रुपया। एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव 2 लाख करोड़ रुपया, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव 1,97,000 करोड़ रुपया, कैपिटल एक्सपेंडिचर इंसेंटिव कितना? 76,000 करोड़ रुपया। कुल मिलाओ कितना हो गया? इतना लाखों करोड़ रुपया हमसे चीन के जीएसटी के नाम पर आप कॉर्पोरेटों को दे रहे हो। 27 साल से यहां कोटा में लड़ते रहे वाले 1100 लोगों के लिए 500 करोड़ देने के लिए आपके पास पैसा नहीं है। ये मुद्दा है, समझिए।